नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल बच्चे बहुत कम आए थे, इसलिए मेरा मन नहीं था क्लास लेने का, इसलिए मैंने क्लास को बीच में ही स्टॉप करके मैं चला गया था। लेकिन आज फिर से मैंने सोचा कि बच्चों का कुछ बच्चे हैं जो रोज़ाना आते हैं तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि क्लासेस को अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। फिर आज शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऑफलाइन ये वीडियो आप देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, रिकॉर्ड होने के बाद में देख रहे हो, तो रोज़ाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के इसी ऑफिशियल चैनल पर ऑनलाइन क्लास चलाई जाती है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं आज किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, कौन से तत्व हैं जो संरचनात्मक तत्व की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सी, दूसरा है एच, तीसरा है ओ, और ऑप्शन नंबर चौथा है सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कार्बन से है, ओ का मतलब ऑक्सीजन से है, और एच का मतलब हाइड्रोजन से है। आ गई बात समझ में? एच का मतलब किससे है? एच का मतलब हाइड्रोजन से है। तो आपको बताना है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होगा पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपके पास में, उपरोक्त सभी पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व का जवाब देना है। पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व है CHO, CHO या सभी। बहुत बच्चे आज भी बहुत कम हैं, कल इतना समझाया लेकिन फिर उसके बाद में भी आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या है 3। आ गई बात समझ में? ये तीनों की तीनों जो हैं, ये तीनों की तीनों पौधों के लिए संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं इनको। और ये किससे प्राप्त होते हैं? ये जल और हवा से। किससे प्राप्त होते हैं? जल और हवा से प्राप्त होते हैं। आ गई बात समझ में? जल और हवा से प्राप्त होते हैं और संरचनात्मक पोषक तत्व। तो जिसने डी ऑप्शन जवाब दिया है, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पौधों के जीवन की कुंजी कौन सा पोषक तत्व है? क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों के जीवन की कुंजी कौन सा पोषक तत्व माना गया है? जीवन की कुंजी बताना है आपको, किस पोषक तत्व को पौधों की जीवन की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है आपका फास्फोरस। जवाब दीजिए, पौधों के जीवन की कुंजी कौन सा पोषक तत्व है? पौधों के जीवन की कुंजी कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है पोटास और चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है आपका फास्फोरस। जवाब देना है आपको इन चारों में से क्या इसका सही जवाब होगा। लाइव चैट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है क्या होगा इसका आंसर। पौधों के जीवन की कुंजी कौन सा पोषक तत्व कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, पी बिल्कुल सही जवाब है। पी का मतलब है फास्फोरस। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब फास्फोरस है। यानी कि पौधों के जीवन की कुंजी किसको कहा जाता है? पौधों के जीवन की कुंजी हम फास्फोरस नामक पोषक तत्व को कहते हैं। ये मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, जेल-डोल विधि उपयोगी है। क्वेश्चन पूछा गया है, जेल-डोल विधि का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास में मैग्नीशियम की मात्रा ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर तीसरा है आपके पास में पोटेशियम की मात्रा ज्ञात करना। और ऑप्शन नंबर चौथा है आपके पास में फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात करना। क्वेश्चन पूछा गया है, जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं? जेल डाल विधि उपयोगी है नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फास्फोरस की मैग्नीशियम की मात्रा ज्ञात करने के लिए, पोटाश की मात्रा ज्ञात करने के लिए या फिर फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। जवाब क्या होगा? जेल डाल विधि उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर? जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर? जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जवाब दीजिए, जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको कहना चाहता हूँ, रोजाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के इसी ऑफिशियल चैनल पर लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस की लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करना, बिल्कुल सही जवाब है। इसकी विधि से इसकी सहायता से क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं। जेलडाल विधि से क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं। आगे बात समझ में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और है वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा पूछता है तो आपको लिखना है जेलडाल विधि से नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा कौन सी, मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, जेलडाल विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर वो आपसे पूछता है कि पोटेशियम की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, तो पोटेशियम की मात्रा करते हैं फ्लेम फोटोमीटर से। किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर से। फ्लेम फोटोमीटर से क्या करते हैं, इसकी मात्रा को ज्ञात किया जाता है। आगे बात समझ में, पोटेशियम की मात्रा को फ्लेम फोटोमीटर से ज्ञात करते हैं। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि पोटाश की मात्रा को फास्फोरस की मात्रा को किससे ज्ञात करते हैं, तो फास्फोरस की मात्रा को ओलसेन विधि के द्वारा, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, ओलसेन विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। ओलसेन विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जेलडाल विधि उपयोगी है नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, मैग्नीशियम की मात्रा ज्ञात करने के लिए, पोटेशियम की या फास्फोरस की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेलडाल के लिए हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर पूछता है पोटास के लिए तो फ्लेम फोटोमीटर, अगर पूछता है फास्फोरस के लिए तो ओलसेन विधि। क्लियर है, ये तीनों के तीनों ही जो विधियां हैं ये मृदा के अंदर पोषक तत्वों को ज्ञात करने की है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में ज्ञात कर रहे हैं, पोटास की मात्रा मृदा में ज्ञात कर रहे हैं, फास्फोरस की मात्रा मृदा में ज्ञात कर रहे हैं, और तीनों की ही अलग अलग विधियां हैं। क्लियर है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, भारत में कौन सा उर्वरक का आयात किया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ सवाल है ये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ सवाल है ये। भारत में कौन सा उर्वरक का आयात किया जाता है, जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास में मैग्नीशियम, तीसरा है आपके पास में पोटेशियम, और चौथा है आपके पास में फास्फोरस। बताइए जल्दी से, भारत में कौन से उर्वरक का आयात किया जाता है। भारत में कौन से उर्वरक का आयात किया जाता है। आयात का मतलब भारत कौन से उर्वरक को आयात करता है, यानी कि क्या करता है, दूसरे देशों से, विदेशों से क्या करता है, मंगवाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या नहीं होती है, यहाँ पर इसका निर्माण नहीं होता है। अगली बात समझ में, यहाँ पर इसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए विदेशों से मंगवाता है। तो आंसर देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम हैं, आप लोगों से सबसे मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। भारत में कौन से उर्वरक का आयात किया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से उर्वरक का आयात किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोटास। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटास जो उर्वरक होता है, पोटास उर्वरक की जो का निर्माण जो होता है सबसे कम होता है। पोटास उर्वरक का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए भारत पूर्ण रूप से पोटास के लिए विदेशों पर निर्भर है। भारत पूर्ण रूप से पोटास के लिए विदेशों पर निर्भर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है। और 2018 का जो एएस का एग्जाम था, एएस दैट मीन्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम था, उसमें ये सवाल आया था। आगे बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही गोल्डन क्वेश्चंस लाता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तंबाकू का सेंड्रोम रोग, तंबाकू का सेंड्रोम रोम कायिक विकार किसकी कमी से होता है। तंबाकू का सेंड्रोम रोम कायिक विकार बताना है आपको, किसकी कमी से होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर एक है आपके पास में, ऑप्शन नंबर एक है आपके पास में बोरोन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है आपके पास में पोटेशियम, और चौथा है आपके पास में फास्फोरस। तंबाकू का सेंड्रोम रोग कायिक विकार किससे होता है, सेंड्रोम रोग कायिक विकार किससे होता है, जवाब देना है आपको। सेंड्रोम रोग कायिक विकार, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। तंबाकू का सेंड्रोम रोम कायिक विकार, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। लाइव चैट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब देना, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका जवाब। बच्चे बहुत कम हैं, आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहें इसको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है तंबाकू का सेंड्रोम कायिक विकार, जिसका जवाब जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है मैग्नीशियम, बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है मैग्नीशियम,
बिल्कुल सही जवाब है। ये किसकी कमी से होता है? Mg यानी कि मैग्नीशियम की कमी से होता है। आ गई बात समझ में? अब देखिए इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो कायिक विकार हैं, उन कायिक विकार के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक होता है बोरोन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग। क्या होता है? फल का फटना। फल का फटना पूछ लेता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो टमाटर के अंदर होता है। आगे बात समझ में? फिर किस में होता है? तो अनार में होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में एक पोटेशियम की कमी से, इसके अलावा बोरोन की कमी से एक और होता है, सुपरवाइजर में आया हुआ सवाल है, हैन और चिकन। हैन वे चिकन। हैन वे चिकन डिसऑर्डर किस में होता है? तो बोरोन की कमी से होता है अंगूर के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है, अंगूर के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिया गया है फास्फोरस। फास्फोरस को जीवन की कुंजी कहते हैं, बताया हुआ है मैंने, इसको जीवन की कुंजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू का सिंड्रोम कायिक विकार किससे होता है? तंबाकू का सिंड्रोम कायिक विकार मैग्नीशियम की कमी से होता है, और यह एक इम्पोर्टेंट या मुख्य कायिक विकार है तंबाकू की फसल का। अगला सवाल देखिए क्या है? नाइट्रोजन सूचक पौधा है। नाइट्रोजन सूचक पौधा है। अब देखो नाइट्रोजन सूचक पौधा यानी कि ये जो जितने भी सूचक पौधे होते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे नाइट्रोजन सूचक पौधा, जैसे बोरोन सूचक पौधा, जैसे सूखा सूचक पौधा, तो ये सारे के सारे इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है फूल गोभी, दूसरा है पत्ता गोभी, तीसरा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर चौथा है कोई नहीं। तो नाइट्रोजन सूचक पौधा का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स में। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। काफ़ी बच्चों की मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है और जो रोजाना क्लास में आ रहे हैं। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करने के लिए इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। ठीक है, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा, यानी कि नाइट्रोजन का सूचक पौधा कौन सा है? फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही नाइट्रोजन के सूचक पौधे हैं। अब सूचक पौधा किस प्रकार से कार्य करता है? देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष पोषक तत्व की जिनमें कुछ विशेष पोषक तत्व की कमी होने पर वो उसके लक्षण वो क्या करते हैं? वो उसके लक्षण सबसे पहले दिखाते हैं। उसके लक्षण वो क्या करते हैं? उसके लक्षण वो सबसे पहले दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इनके लक्षण दिखाते हैं, इसीलिए इनको सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप समझना है आपको, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, या जैसे आपने खेत के अंदर क्या कर रखा है? फूल गोभी और पत्ता गोभी उगा रखी है। ठीक है, अब वो फूल गोभी और पत्ता गोभी उगा रखी है, इसके अलावा और आपने दूसरी फसलें भी उगा रखी हैं। तो आप देखोगे कि जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो फूल गोभी के जो लक्षण होंगे वो लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे। वो सामान्य पौधे के जैसे नहीं रहेंगे, वो लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे, या उनमें क्या हो जाएगा? उनमें बदलाव हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे सूखा सूचक पौधे की बात करें तो सूखा सूचक पौधा जो है वो क्या है? सूरजमुखी है। सूरजमुखी जो है वो सूखा सूचक पौधा भी है, और सूखा के बाद में क्या है? बोरोन सूचक पौधा भी है। आगे बात समझ में? बोरोन का भी क्या करता है? बोरोन की कमी भी इसके द्वारा सबसे पहले पता चलती है। तो जो नाइट्रोजन सूचक पौधा है वो तो है फूल गोभी, पत्ता गोभी। अगर आपसे पूछता है बोरोन सूचक तो सूरजमुखी है, सूखा सूचक तो भी सूरजमुखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिसने इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल दिया गया है, मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल है। मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में मक्का, दूसरा है आपके पास में कपास, तीसरा है लोबिया और चौथा है कोई नहीं। जवाब देना है, मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल है। मृदा अपरदन या मृदा क्षरण यानी मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा या जल के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन सी है? जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल। राइट आंसर जवाब देना है आपको। मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल क्या होगा इसका जवाब? मक्का, कपास, लोबिया या कोई नहीं। मक्का, कपास, लोबिया या कोई नहीं। मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। लाइव बच्चे बहुत कम हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। देखिए क्या होगा इसका आंसर। जिसने इसका जवाब दिया है मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसल का जिसने जवाब दिया है लोबिया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए लोबिया
जो है उसको अपन चंवला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको अपन चंवला के नाम से भी जानते हैं और इसको अपन काउपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काउपी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में? तो काउपी या चमला एक ही बात है। और ये क्या करती है? ये अपर्दन को क्या करती है? बढ़ाती है। अगर आपसे पूछ ले कि रोकने वाली फसल कौन सी है, तो रोकने वाली कौन सी है? रोकने वाली कौन सी हो जाएगी? रोकने वाली हो जाएगी आपकी मक्का और कपास। ये क्या करती है? ये रोकती है। मक्का और कपास क्या करती है? मृदा अपर्दन को रोकती है, जबकि जो लोबिया है वो क्या करती है? लोबिया क्या करती है? उसको बढ़ाती है। आगे बात समझ में? उसको बढ़ाती है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, जब ढलान 2% से अधिक हो और वायु अपर्दन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है, जब ढलान 2% से अधिक हो तो वायु अपर्दन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जब ढलान अधिक है तो वायु अपर्दन को रोकने की, क्या पूछ रहा है? वायु अपर्दन को रोकने की कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? पूछ रहा है वायु अपर्दन को रोकने की कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब देना है रोकने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जैविक विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा है शस्य विधि और चौथा है रासायनिक विधि। जवाब दीजिए क्या होगा। ढलान जब 2% से अधिक है तब की बात हो रही है। ढलान जब 2% से अधिक है तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? जब ढलान 2% से अधिक हो तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? जब ढलान 2% से अधिक है तो वायु अपर्दन की कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा? ए, बी, सी या डी, जैविक, यांत्रिक, शस्य या रासायनिक। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है यांत्रिक विधि, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है यांत्रिक विधि बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछता है कि जब ढलान 2% से कम हो, तो ढलान जब 2% से कम हो तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो अपन इस्तेमाल करेंगे शस्य विधि का। किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? शस्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। और शस्य विधि में हम क्या करेंगे? शस्य विधि में हम मुख्य रूप से क्या करते हैं? शस्य विधि में हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं और मल्चिंग के अलावा और अन्य जो विधियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब ढलान 2% से अधिक हो तो यांत्रिक विधि, अगर कम हो तो शस्य विधि। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल लिख दिया गया है कि अम्लीय वर्षा, प्रश्न पूछा गया है अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में होता है या अम्लीय वर्षा होती है, या अम्लीय वर्षा जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एसिड्स होते हैं बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है NO2, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है SO2, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है कोई नहीं। अम्लीय वर्षा में होता है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है? NO2, SO2, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अम्लीय वर्षा में NO2, SO2, ए और बी दोनों या कोई नहीं। अम्लीय वर्षा ए, बी, सी या डी। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? NO2, SO2, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अम्लीय वर्षा में होता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर? जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है अम्लीय वर्षा का, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है? NO2 और SO2, ये जो दो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, गैसें होती हैं, ये क्या करती हैं? ये वर्षा के साथ मिल जाती हैं। ये क्या कर जाती हैं? ये वर्षा के साथ मिल जाती हैं और वर्षा बूंद के साथ मिलने के बाद में क्या करती हैं? मिलके दोनों बरसात के रूप में क्या करती हैं? नीचे हमारी धरती पर आती है। आगे बात समझ में? जो अपनी फसलों पर क्या करता है? हानिकारक प्रभाव डालता है। फसलों पर क्या करता है? हानिकारक प्रभाव डालता है। आगे बात समझ में? फसलों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न पूछा गया है दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सिर्फ दलहनी फसलों की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए क्या है? दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मूंग, दूसरा है लोबिया, तीसरा है उड़द, चौथा है मोठ। मोठ नहीं है, मोठ है। मोठ आप लोगों ने देखा होगा, मोठ एक फसल होती है।
मोठ। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल मूंग, लोबिया, उड़द या मोठ। क्या होगा इसका आंसर? दलहनी फसलों में सूखा सहनशील फसल कौन सी है? मूंग, लोबिया, उड़द, मोठ। क्या होगा इसका राइट आंसर देना है? ए, बी, सी या डी। दलहनी फसलों में सूखा सहन करने वाली फसल, सूखा सहन करने वाली फसल। देखिए, दलहनी फसलों में सूखा सहन करने के लिए सबसे जो उपयुक्त फसल मानी गई है वो उपयुक्त फसल कौन सी है? सबसे उपयुक्त फसल है मोठ। सबसे उपयुक्त फसल किसको माना गया है? मोठ को माना गया है। आगे बात समझ में। अगर बात करें कि मोठ के लिए और क्या क्या है, तो मोठ के लिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो देखिए, मोठ को क्या बोला जाता है? मोठ को बोला जाता है रेगिस्तान की दाल। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान की दाल बोला जाता है। आगे बात समझ में, रेगिस्तान की दाल बोला जाता है इसको। क्लियर है? फिर सबसे अधिक सूखा सहन कर सकती हैं, और सूखा सहन करने के बाद में भी अगर आपसे पूछता है और क्या क्या प्रश्न है, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ये सबसे ज़्यादा चूरू और बीकानेर। कहाँ पर होती हैं? सबसे ज़्यादा चूरू और बीकानेर के अंदर होती है। आगे बात समझ में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूरू और बीकानेर के अंदर होती है। इसीलिए जो बीकानेरी भुजिया आप लोग खाते हो वो किसकी बनी होती है? वो इसी मोठ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोठ की बनी होती है, इसलिए इतनी टेस्टी लगती है। फिर इसकी सीड रेट की बात करें तो 10 kg, इसकी सीड रेट कितनी होती है? 10 kg प्रति हेक्टर होती है। इसकी सीड रेट 10 kg प्रति हेक्टर, इसकी सीड रेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात समझ में। फिर अपन बात करते हैं लोबिया। देखिए, लोबिया का मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज़्यादा क्या करती है? सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन को बढ़ाती है। मृदा अपरदन को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली और रोकने वाली का भी बताया था मैंने। एक तो आपकी कपास होती है जो रोकती है, और एक आपकी मक्का होती है, ये भी क्या करती है? मृदा अपरदन को रोकती है। आ गई बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, गोल्डन क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर सकते हो। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट बॉक्स के अंदर नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चने में प्रोटीन की मात्रा, चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बतानी है। ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है कि चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो चने में प्रोटीन की मात्रा के लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है 19%, ऑप्शन नंबर दूसरा है 42%, ऑप्शन नंबर तीसरा है 21% और ऑप्शन नंबर चौथा है 55%। क्या होगा इसका जवाब? चने में प्रोटीन की मात्रा। चना आप लोगों को पता है एक दलहनी फसल है। चने में भी दो प्रकार होता है, एक काबुली चना होता है, एक देसी चना होता है। इन दोनों के अंदर भी अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो चने में प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करें तो जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है 21% बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है 21% बिल्कुल सही जवाब है। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। आ गई बात समझ में। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा 21% होती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए और अपन बात करते हैं। एक तो होता है आपका देसी चना। कौन सा होता है? एक तो होता है देसी चना, ठीक है, और एक होता है आपका काबुली चना। ठीक है, एक काबुली चना होता है। ठीक है, तो जो देसी चना होता है उसमें 2n नंबर यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है बराबर 14, और जो काबुली चना होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अगली बात समझ में। और जो सनाई होती है, सनाई के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 42%। ये ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी मात्रा होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की 42% मात्रा होती है। ठीक है, चने में प्रोटीन की मात्रा पूछता है तो चने में प्रोटीन की मात्रा बता देना है आपको 21%। अगर सोयाबीन में पूछता है तो 42%। लेकिन सोयाबीन में तेल की मात्रा भी पूछता है तो ध्यान रखना, सोयाबीन में तेल की मात्रा 20% होती है। आ रही है बात समझ में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। तो आपको पहले तो इसका जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा गया है अंकुरित चने में विटामिन पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है बी, सी है सी और डी है डी, यानी कि विटामिन डी। अब बताना है अंकुरित चना यानी कि चने का जब क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है या उसका जर्मिनेशन हो जाता है तो उस अवस्था में उसमें सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है?
कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है, इसका जवाब देना है। अंकुरित चने में विटामिन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अंकुरित चने में विटामिन, अंकुरित चने में विटामिन ए, बी, सी या डी। अंकुरित चने में विटामिन, देखिए अंकुरित चने में विटामिन, जिसने इसका जवाब दिया है अंकुरित चने में विटामिन, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अंकुरित चने के अंदर क्या होता है, विटामिन सी अधिक होता है। अब देखिए विटामिन सी की कमी से पूछता है कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्क्रवी रोग। ठीक है, अब विटामिन सी को और दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में। विटामिन डी को पूछता है तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट रोग। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये हड्डियों से संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग होता है। और एक होता है आपका ओस्टोमलेशिया। कौन सा होता है, ओस्टोमलेशिया रोग होता है। ये भी क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और जो विटामिन डी होता है उसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल, नाम भी इसको बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और इसको जो विटामिन ए का दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है रेटिनोल। कौन सा है, दूसरा नाम रेटिनोल है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जो रोग मैंने आपको बताए हैं इनके लक्षण देख लीजिए। स्क्रवी रोग अगर आपसे पूछता है तो स्क्रवी रोग किससे संबंधित है, स्क्रवी रोग है आपका मसूड़े जब कट फट जाते हैं उनसे खून आता है तो वो स्क्रवी रोग कहलाता है। आगे बात समझ में। सी की कमी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं सी को। फिर रतौंधी रोग, रतौंधी रोग क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है, या रेटिनॉल की कमी से होता है। और इसका मतलब क्या है कि रात में दिखाई नहीं देना। रतौंधी का मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना। ठीक है, एक होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग जो होता है वो विशेष रूप से विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, बी को बोलते हैं थायमीन। आ रही बात समझ में। और डी होता है रिकेट्स, रिकेट्स की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग जो होता है वो कैल्सीफेरोल या विटामिन डी की कमी से होता है। और ये इसका मतलब है हड्डियों से संबंधित बीमारी। और ओस्टोमलेशिया जो है ये पेट से संबंधित बीमारी है और इसमें क्या होता है कि ये कैल्सीफेरोल की कमी से होता है। आ गई बात समझ में। तो अंकुरित चने में विटामिन पूछता है तो जिसने इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। विटामिन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक उपयोगी शाकनाशी है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सर्वाधिक उपयोगी शाकनाशी, यानी कि कौन सा शाकनाशी है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा शाकनाशी है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एट्राजीन, दूसरा है सीमाजीन, तीसरा है पेंडिमेथिलीन और चौथा है आइसोप्रोट्यूरान। भारत में सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक मात्रा में या सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, जवाब देना है। शाकनाशी का मतलब क्या है, शाकनाशी का मतलब क्या हो जाएगा, शाकनाशी का मतलब है कि ऐसा रसायन जो शाक को क्या करता है, नष्ट करता है। शाक का मतलब जो खरपतवार को या अन्य जो पौधे होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको शाकनाशी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। तो जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वाधिक उपयोगी शाकनाशी कौन से होगा, आइसोप्रोट्यूरान। क्लियर है, आइसोप्रोट्यूरान। क्लियर है, भारत में सर्वाधिक उपयोगी शाकनाशी कौन सा होगा, आइसोप्रोट्यूरान। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है। देखिए अब इससे रिलेटेड एक दो सवाल और बता देता हूँ। एक तो आइसोप्रोट्यूरान जो होता है वो पूछता है कि किसकी फसल में उपयोग लिया जाता है, तो गेहूं की फसल में। किसकी फसल में लेता है, गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गेहूं में गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। कितनी होती है, 42 होती है। क्लियर है, 42। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है। भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी, ये प्रश्न हो चुका है। अगला सवाल है सत्यानाशी। प्रश्न पूछा गया है सत्यानाशी खरपतवार के से होने वाला रोग है, यानी कि सत्यानाशी जो खरपतवार है अगर गलती से मनुष्य उसका सेवन कर लेता है तो उससे मनुष्य को कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ड्राप्सी, दूसरा है बेरी बेरी,
तीसरा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है सत्यानाशी खरपतवार से होने वाले रोग, सत्यानाशी खरपतवार से होने वाले रोग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा होगा? सत्यानाशी खरपतवार से कौन सा रोग होता है? सत्यानाशी खरपतवार से कौन सा रोग होता है? ड्रॉप सी, बेरी बेरी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सत्यानाशी खरपतवार से होने वाला रोग, देखिए सत्यानाशी खरपतवार से होने वाला रोग, इसका लक्ष्य, इसका जो वो है वो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सत्यानाशी खरपतवार जो है ये किसके साथ मिलता है? तो सत्यानाशी खरपतवार मिल जाता है सरसों के साथ। किसके साथ मिल गया? सरसों के साथ मिल गया। और सरसों के तेल में मिल जाने के बाद में अगर मनुष्य इसका सेवन कर लेता है तो मनुष्य का सेवन करने के बाद में ये या तो ड्रॉप्सी बीमारी उत्पन्न करता है या बेरी बेरी बीमारी उत्पन्न करता है। तो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ड्रॉप्सी और बेरी बेरी दो रोग होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है? प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। ये प्रश्न इस बार आने की पूरी संभावना है। इस बार पूरी संभावना है इस प्रश्न के आने की। जवाब देना है आपको कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गाजर घास, ऑप्शन नंबर दूसरा है पार्थेनियम, तीसरा है कांग्रेस घास, और ऑप्शन नंबर चौथा है उपरोक्त सभी। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है? जवाब देना है भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, गाजर घास, पार्थेनियम, कांग्रेस घास, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो वर्तमान में भारत में देखो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है इसका गाजर घास, कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है गाजर घास, कुछ बच्चों ने पार्थेनियम दिया है, कुछ बच्चों ने उपरोक्त सभी दिया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो गाजर घास होती है उसी को अपन पार्थेनियम बोलते हैं, इसी को अपन कांग्रेस घास भी बोलते हैं। पार्थेनियम यानी कि पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, क्या बोला जाता है? पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस पर पूछता है फूल किस कलर के आते हैं, तो इस पर फूल आते हैं सफ़ेद कलर के। किस कलर के फूल आते हैं? सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। सर्वाधिक प्रकोप है पूरे भारत के अंदर, और इससे इसके संपर्क में जब मनुष्य आ जाता है तो उससे स्किन एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्किन एलर्जी हो जाती है, या खाज खुजली हो जाती है। खाज खुजली हो जाती है त्वचा के ऊपर या चमड़ी के ऊपर। आ गई बात समझ में? तो भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप कौन सा है? गाजर घास का है, जिसे पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझ लेना इसको, या याद कर लेना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आ गई बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको अगर एग्रीकल्चर के से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम के अंदर आपको एक टॉपिक से सवाल जरूर देखने को मिलेगा, और वो है कौन सा टॉपिक? खरपतवार। खरपतवार से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि खरपतवार 33% हानि पहुंचाता है। कितने प्रतिशत हानि पहुंचाता है? खरपतवार लगभग 33% हानि पहुंचाता है फसल को। इसीलिए क्या इस टॉपिक से सवाल पूछा ही जाता है। 33% पहुंचाता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, तो इस टॉपिक से सवाल पूछा ही जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में ब्लेड हैरो, दूसरा है सीड ड्रिल, तीसरा है बेसिन लिस्टर, और चौथा है नैपसेक स्प्रेयर। जवाब दीजिए, खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए ब्लेड हैरो, दूसरा है सीड ड्रिल, तीसरा है बेसिन लिस्टर, और चौथा है नैपसेक स्प्रेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब देखिए, सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस में करते हैं? सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस में करते हैं? बीज की बुआई में। किसके अंदर करते हैं? बीज की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेसिन लिस्टर की बात करें तो थाला बनाने के लिए। थाला का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जब पेड़ लगाया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या की जाती है? उसके चारों तरफ एक
गोल घेरा बनाया जाता है। उस घेरे को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस घेरे के अंदर आकर क्या हो, उस घेरे के अंदर आकर आपका जो पानी है वो पानी रुक सके। तो इसीलिए वो जो थाला होता है उस थाले को अपन क्या बोलते हैं, उस थाने को बेसिन बोलते हैं, और उस थाने को बनाने की मशीन जो होती है वो बेसिन लिस्टर कहलाती है। तो आपसे पूछ ले कि थाला बनाने वाली मशीन कौन सी है, तो बेसिन लिस्टर थाला बनाने वाली मशीन है। आ गई बात समझ में। फिर वो आपसे कभी कभी पूछता है कि कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन है। तो कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन का अगर पूछता है तो नैपसेक स्प्रेड जो है वो क्या है, कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन है। और ये हैंड से चलती है, हैंड यानी कि हाथों से चलती है। इसको हस्तचालित भी बोला जाता है, हस्तचालित कीटनाशी छिड़काव की मशीन भी इसको बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। तो खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है? खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्लड हैरो है, और सीड ड्रिल, बेसिन लिस्टर और नैपसेक स्प्रेयर किस किस काम आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आ गई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है? अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दूब घास, दूसरा है कांस, तीसरा है लटजीरा और चौथा है नागफणी। क्या होगा इसका जवाब? अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है? अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है? जवाब देना है अम्लीय मृदा जिसको अपन सुधारने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं, चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब देना है आपको। दूब घास, कांस, लटजीरा या नागफणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे लाइव बहुत कम हैं। आज मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते उसको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा दूब घास। क्या होगा? दूब घास जो होता है वो अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है, तो दूब घास अधिक उगता है। अब देखिए ये किस प्रकार से हुआ। देखिए अम्लीय मृदा कहाँ पर होती है? जहाँ पर क्या होता है, अम्लीय मृदा वहाँ पर होती है जहाँ पर अधिक बरसात होती है। क्या होती है? अधिक बरसात होती है। आ रही बात समझ में? थोड़ा लॉजिक है वो समझना। अधिक बरसात होती है वहाँ पर क्या होती है? अम्लीय मृदा होती है। और अधिक बरसात यानी कि अधिक बरसात वहाँ पर होगी, वहाँ पर क्या होगा? दूब घास उगेगी। क्या होगा? दूब घास उगेगी। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। हर चीज़ को रटना जरूरी नहीं है, आप अपनी खुद की फनी सी ट्रिक ही बनाओ, कैसे ही बनाओ, फनी ट्रिक बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन ट्रिक बना के याद करो ताकि आप लंबे समय तक उस प्रश्न को याद रख सको। आगे बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है हमारा एलिलोपैथी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि एलिलोपैथी का संबंध है। एलिलोपैथी का संबंध बताना है। एलिलोपैथी क्या होता है, एलिलोपैथी का संबंध बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में खरपतवार, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है उर्वरक, चौथा है भू परिष्करण। एलिलोपैथी का संबंध क्या है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। एलिलोपैथी का संबंध बताना है। एलिलोपैथी का संबंध क्या है? देखिए एलिलोपैथी की अगर बात करें तो एलिलोपैथी का संबंध सीधा सीधा ये है कि इसका जो संबंध है वो किससे है? खरपतवार से। किससे है? खरपतवार से है। एलिलोपैथी का संबंध खरपतवार से है। और ये किस प्रकार से प्रभावित करती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये आपके पास में एक पौधा है, ये किसका है? ये आपके पास में एक पौधा है, ये पौधा है आपके पास में खरपतवार का। किसका है? खरपतवार का है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और जो दूसरा पौधा है आपके पास में, वो दूसरा पौधा आपके पास में किसका है? किसी अन्य फसल का है। आ रही बात समझ में। किसी अन्य, जैसे आप मान लो कि मक्का का है। ठीक है, अब इसकी जो जड़ें हैं, इन जड़ों से कुछ रसायन निकलेंगे जो इस मक्का की फसल पर क्या करेंगे? हानिकारक प्रभाव डालेंगे। कौन सा प्रभाव डालेंगे? हानिकारक प्रभाव डालेंगे। यानी कि खरपतवार से जो रसायन निकलते हैं उसका फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी कहलाता है। और ये एलिलोपैथी खरपतवार से संबंधित है। आ गई बात समझ में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप रोजाना सोल्व करना चाहते हैं, रोजाना अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज भी बच्चे बहुत कम थे और आप लाइव सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। जिस बच्चे का कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उस बच्चे का नाम मैं नेक्स्ट अगले दिन क्लास में लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है।